जय महादेव। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि समग्र ब्रह्मांड में जो अलग अलग स्थानों पर समय का स्वरूप अलग अलग है, एक दूसरे के सापेक्ष में समय का स्वरूप अलग अलग है, तो जिसके कारण समय की गति भी समग्र ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप से चलती है। यह सिद्धांत कैसे कार्य करता है, ये हमने पिछले वीडियो में जाना। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पृथ्वी की जो समय रेखा है उसके ही साथ हमें यदि ब्रह्मलोक की समय रेखा को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ये पृथ्वी पर एक वर्ष की एक समय रेखा है। पृथ्वी पर यदि हम इस बिंदु से इस बिंदु तक आए तो एक वर्ष होता है, और वही एक वर्ष ब्रह्मलोक पर इतना लंबा हो जाता है, अर्थात समय का विस्तार हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में जाना। अब यदि हमें ब्रह्मलोक का जो ये एक वर्ष का समय है, उसी समय रेखा को हमें यदि इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य में जानना हो, अर्थात पृथ्वी की समय रेखा और ब्रह्मलोक की ये समय रेखा, इन दोनों को हमें एक साथ समझना हो, ब्रह्मलोक की इस बड़ी समय रेखा को एक वर्ष की, उसको भी हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य में ही समझना हो, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, ये हम आज समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये जो समय रेखा है वो ब्रह्मलोक पर एक वर्ष की समय रेखा है जो इसके समान है। अब इसी समय रेखा को मुझे पृथ्वी पर की जो एक वर्ष की समय रेखा है, उनके आरंभ से लेके अंत के बिंदुओं के मध्य में ब्रह्मलोक की इस एक वर्ष की समय रेखा को साथ में ही दर्शाना होगा। तो मुझे इसे कैसे दर्शाना होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अब पृथ्वीलोक और ब्रह्मलोक दोनों की समय रेखा के आरंभ के बिंदु और अंत के बिंदु एक ही है। तो ब्रह्मलोक की समय रेखा देखिए यहाँ पे अब सुरेख गति में नहीं है। अब ब्रह्मलोक की समय रेखा को हमें यहाँ पे वक्राकार गति में समझना होगा। ये वक्राकार परवलय स्वरूप का वक्र है। तो अब यदि हमें दोनों को एक साथ समझना है, देखिए यहाँ से एक वर्ष आरंभ होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। अब पृथ्वीलोक पर वो एक वर्ष कैसे होगा? पृथ्वीलोक पर वही एक वर्ष इस सुरेख गति में होगा। यहाँ से आरंभ किया, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, एक वर्ष हो गया। लेकिन वही एक वर्ष यदि हमें पृथ्वीलोक की समय रेखा के साथ समझना है ब्रह्मलोक पर, तो वही एक वर्ष यहाँ से ब्रह्मलोक पर आरंभ होगा, किंतु ऐसे नहीं जाएगा। ब्रह्मलोक पर यहाँ से पूरी यात्रा करके उसके पश्चात यहाँ पे पहुंचेगा। तो इस स्वरूप से यदि हम पृथ्वीलोक और ब्रह्मलोक दोनों की समय रेखा को एक साथ समझना चाहते हैं, तो पृथ्वीलोक की समय रेखा सुरेख गति में होगी और उसी समय में ब्रह्मलोक पर समय रेखा वक्राकार होगी। इस स्वरूप से हमें उसको समझना होगा। अब देखिए, हम एक छोटा उदाहरण लेते हैं। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक पहुंचे तो एक वर्ष होता है, ये हम जानते हैं। अब हम समय का आरंभ करते हैं। अब इस बिंदु से समय व्यतीत होना आरंभित होता है। अब पृथ्वी पर समय किस स्वरूप से चलेगा? देखिए, यहां से समय का आरंभ हुआ और वो सीधी गति में अर्थात सुरेख गति में चलेगा और यहाँ पे पहुंचेगा तो एक वर्ष हो जाएगा। किंतु उतने ही समय में ब्रह्मलोक पर समय इस स्वरूप से तो चलेगा नहीं, वहां पर समय इस वक्राकार गति में चलेगा। तो पृथ्वी पर तो एक वर्ष हो गया, किंतु उतने ही समय में ब्रह्मलोक पर समय अभी यहीं कहीं पे पहुंचा होगा, एक वर्ष नहीं हुआ होगा, यहीं कहीं पे अभी समय होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक वर्ष पूरा नहीं होगा। उसके पश्चात पृथ्वी पर दूसरा वर्ष भी हो जाएगा, किंतु ब्रह्मलोक पर समय अभी यहीं कहीं पे पहुंचा होगा, अभी भी एक वर्ष नहीं हुआ होगा। उसके पश्चात पृथ्वी पर तीसरा वर्ष भी हो जाएगा, किंतु अभी ब्रह्मलोक पर समय यहीं कहीं पे होगा, अभी भी एक वर्ष नहीं हुआ होगा। तो प्रश्न ये भी होता है कि पृथ्वी पर कितने वर्ष होंगे तब जाकर ब्रह्मलोक में ये पूरा एक वर्ष होगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में, जिसमें संपूर्ण काल गणना का वर्णन है, यदि हम उसके अनुसार गणना करें तो यदि हम 13 अंकों की एक संख्या बनाए और उतने वर्ष पृथ्वी पर व्यतीत हो, तब जाकर उसके पश्चात ब्रह्मलोक पर ये एक वर्ष व्यतीत होगा। तो पृथ्वीलोक पर और ब्रह्मलोक पर इस स्वरूप से अलग अलग स्वरूप से समय चलता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे, एक उदाहरण लेंगे कि यदि एक व्यक्ति पृथ्वीलोक पर है और दूसरा व्यक्ति ब्रह्मलोक पर है, और यदि हम समय का आरंभ करते हैं तो उन दोनों के समय में कितना अंतर होगा। और ये हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में जो काल गणना का वर्णन है, उसकी गणना के अनुसार सटीक स्वरूप से समझेंगे। तब तक के लिए आप इतना स्मरण रखिए। हर हर महादेव।